ऑल्टा ड्यूकल एस्टेट के भव्य हॉल में दृश्य खुलता है जब लॉयरिया शांत गलियारों से होकर गुजरती है। उसके चेहरे पर निराशा और थकान साफ झलक रही होती है। उसका मन पछतावे और एहसासों से भरा होता है। जैसा कि उसने सोचा था, वह जानती थी कि वह आदमी कभी भी हल्के में लेने लायक नहीं था। अंधेरी दुनिया का प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिसकी ठंडी आंखें उसके पिता जैसी थीं। वह ऐसा इंसान था जिससे दुश्मनी लेना मूर्खता होती। एक समय था जब वही उसका आखिरी सहारा था, लेकिन वह जानती थी कि वह कभी भी ऐसा सौदा स्वीकार नहीं करेगा जिससे उसे नुकसान हो। उसके चालाक भाई बहनों ने उसकी सारी संपत्ति और ताकत छीन ली थी। बड़ी बेटी मरारे ने, दूसरा बेटा की, बड़ा बेटा टेमोन और दूसरी बेटी पीवाई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह सिर्फ अपने पिता के प्यार और दया के सहारे जिंदा थी। लेकिन अब वह भी अनिश्चित लग रहा था। जैसे ही वह हवेली के अंदर गहराई में चली, निराशा में खोई हुई, उसने खुद से फुसफुसाया कि अब उसे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। जैसे ही वह अंदर पहुंची, नौकरानियां घबराई हुई उसके पास दौड़ी। उनके स्वर कांप रहे थे। वे चिल्लाईं, लेडी लॉयरिया। उनके चेहरे डर से पीले पड़ चुके थे। उन्होंने बताया कि लेडी पाइन और की ने अपनी जान ले ली है। लॉयरिया का चेहरा सदमे से कठोर हो गया। उसका शरीर सन रह गया। उसके विचार दौड़ने लगे। वे लोग जो अपने ही परिवार को चोट पहुंचाने से नहीं हिचकिचाते थे, उन्होंने खुद अपनी जान ले ली। इसका कोई मतलब नहीं था। भय ने उसके दिल को जकड़ लिया जब उसने टैमलियन और मरियान के बारे में पूछा। थोड़ी देर बाद उसे भयावह दृश्य दिखाया गया। दोनों, टैलन और मरारे ने, जमीन पर मृत पड़े थे। उनकी तलवारें एक दूसरे के सीने में धंसी हुई थीं। लॉयरिया का शरीर डर से कांप उठा। उसका मन चीख रहा था, यह सब क्यों और कैसे हुआ। इस बीच एल्टिया एस्टेट के बाहर रदन को तेजी से जाते हुए देखा गया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी और उसने धीरे से कहा, सक्सेसफुली एलिमिनेटेड। लॉयरिया का मन एलन के उन शब्दों की ओर गया जो उसने पहले कहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। उसे याद करते ही उसके रगों में ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसे एहसास हुआ, काउंट के घराने का असली सूत्रधार, जिसने अब तक अपने पंजे छिपाए रखे थे, अब सत्ता हथियाने के सही समय का इंतजार कर रहा था और अब उसने अपना कदम बढ़ा दिया था। अब वह एक रात में ड्यूकल परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी बन चुकी थी। उसके होठों से कड़वी हंसी निकली। उसने किस दानव से समझौता किया था, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जिन्होंने भी उसे धोखा दिया, वे भयानक अंत तक पहुंचे थे। कई उदाहरण मौजूद थे। उसने खुद से कहा कि अब जो रास्ता चुना है, उसे उसी पर चलना होगा, चाहे वह कितना भी अंधकारमय क्यों न हो। अचानक उसके आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक आ गई। 2 महीने बाद ड्यूक आलिया के महल में एक भव्य तोहफा पहुंचा, जो एलन के नाम था। उसे देखकर ईवन की आंखें फैल गईं। वह सर्नेंस वाइन की बोतल थी, एक दुर्लभ और महंगी शराब जिसकी कीमत हजारों सोने की मुद्राओं के बराबर थी। वह हैरान था, बोला कि उसने कभी ऐसा खजाना नहीं देखा। जब एलन ने उसके साथ आई चिट्ठी पढ़ी, तो उसे समझ आया कि यह तोहफा ड्यूक एल्टिया ने नहीं बल्कि लॉयरिया आलिया ने भेजा था। ऐसा लग रहा था कि सबसे छोटी बेटी ने खुद यह तैयारी की थी। वह उलझन में था, सोच रहा था कि वह यह उपहार क्यों भेजेगी। उसे यह सोचकर अपराधबोध हुआ कि वह उस समय उसकी मदद नहीं कर पाया जब उसे जरूरत थी। उसने नौकर से पूछा कि क्या यह सच में उसके लिए है। नौकर ने पुष्टि की कि ड्यूक ने स्वयं इसे तैयार किया और आदेश दिया कि यह उन्हें व्यक्तिगत रूप से सौंपा जाए। ड्यूक ने खुद। यह वाक्य सुनकर एलन ठिठक गया। उसे एहसास हुआ कि अब सबसे छोटी लॉयरिया ही ड्यूक बन चुकी है। अगले दृश्य में लॉयरिया अपने कार्यालय में दिखी, दस्तावेजों में व्यस्त। काम खत्म होते ही उसने पीछे झुकते हुए कहा कि 2 महीने कितनी जल्दी बीत गए। उसके पिता की बीमारी से मृत्यु के बाद उत्तराधिकार समारोह के जरिए वह आधिकारिक तौर पर ड्यूक बन चुकी थी। उसने याद किया कि वह पहले इस कार्यालय में कदम भी नहीं रख सकती थी। उसके भाई बहनों की मौत इतनी अचानक हुई थी कि किसी ने उस पर शक तक नहीं किया, क्योंकि उस समय वह एक बॉल में शामिल थी। उसका पुख्ता अलिबी था। तब उसके गुप्त संगठन को उसके ही भाई बहनों ने नष्ट कर दिया था, जिससे वह पूरी तरह असहाय हो गई थी। बाद में उसे समझ आया कि उसने सब कुछ कितनी बारीकी से योजना बनाई थी। उसने ऊपर से उसकी गुहार को अनदेखा किया, लेकिन पर्दे के पीछे से सब कुछ साफ कर दिया। वह सोचने लगी कि आखिर उसने कितना आगे तक सब कुछ सोच रखा था। उसने उसे अपने पिता के अंतिम संस्कार के बारे में भी नहीं बताया था ताकि उसे परेशान न करे। फिर भी उसने मदद की। यह साफ था कि उसके पास कोई कारण था,
उसे आलिया परिवार की जरूरत थी। हालांकि लॉयरिया ने एल्टिया के अधीन सभी संगठनों को मिला लिया था, लेकिन फिर भी वह उसकी विशाल शक्ति के सामने कमजोर थी। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, उसे उससे कुछ चाहिए था। पलेशियो, अंधेरी दुनिया का वह महान व्यक्ति जिसने केवल अपनी व्यावसायिक समझ से सब पर राज किया। अगर लॉयरिया के पास कोई चीज थी जो उसके पास नहीं थी, तो वह थी राजनीति को छाया में नियंत्रित करने की कला। फिलहाल उसे एल्टिया नाम की जरूरत थी। उसने ठान लिया कि वह अपने कर्तव्य पर ध्यान देगी और विश्वास किया कि वह व्यक्ति जल्द ही उससे संपर्क करेगा। उसने उम्मीद की कि उसके आभार के उपहार की सराहना की जाएगी। दृश्य एक बार फिर बदलता है। एलन अपने कक्ष में खड़ा है। लॉयरिया का नौकर झुककर कहता है कि वह अब जा रहा है। एलन स्थिर खड़ा रहता है। अब तक यह सोच नहीं पाता कि लॉयरिया, जिसे एक समय मौत की धमकी दी गई थी, अब ड्यूक कैसे बन गई। इवन उसकी चिंतित मुद्रा देखकर सोचता है कि आखिर अब उसके मन में क्या चल रहा है। कुछ महीने बीत गए। कथानक यह बताता है कि यह मूल कहानी शुरू होने से 5 साल पहले की बात है। इवन उत्साह में कमरे में आया, एलन को पुकारते हुए पहले यंग मास्टर कहा और फिर खुद को सुधारते हुए काउंट कहा। एलन ने शांत स्वर में जवाब दिया कि उत्तराधिकार समारोह अभी नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि 1 साल बीत चुका है तो ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं। अपने शब्दों के बावजूद उसने गहरी सांस ली, सोचते हुए कि उसने कभी काउंट बनने की योजना नहीं बनाई थी। फिर भी अब जब वह इस स्थिति में हल चुका था, तो उसने सोचा कि इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। फिर ईवन ने उसे एक पत्र दिया, यह कहते हुए कि यह उतिया से आया है। एलन ने विचारशील स्वर में कहा, क्या लियो की हत्या करने वाले हत्यारों के बारे में कोई खबर मिली? दोनों पुस्तकालय की ओर बढ़े और बैठते हुए ईवन ने उत्तर दिया कि अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। इन्फॉर्मेशन गिल्ड अब भी जांच में लगा हुआ था और उन्हें थोड़ा और समय देना जरूरी था। फिर उसने उत्सुकता से एलन की ओर देखा और पूछा कि अब उसका अगला लक्ष्य क्या होगा। मानते हुए कि बदला लेना अब उसका उद्देश्य नहीं रहा, दोनों ग्रैंड लाइब्रेरी की शांति में कुछ देर तक बिना बोले बैठे रहे। एलन गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि जो भी बातें मूल खेल, ओरिजिनल गेम, से थोड़ी अलग हुई है, वे सब शायद उसकी अपनी कार्रवाइयों से उत्पन्न हुए बटरफ्लाई इफेक्ट्स थे। इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए उसने तय किया कि अब वह किसी भी अनपेक्षित घटना के लिए तैयार रहेगा। ईवन ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कराते हुए कहा कि अब तो वह सचमुच एक काउंट की तरह बोल रहा है। एलन ने सहजता से हंसकर बात को टाल दिया, लेकिन उसका ध्यान जल्द ही उस पत्र की ओर चला गया जो उसे मिला था। उसने सोचा, इस बार उतिया ने क्या लिखा होगा। पत्र खोलते ही उसने पढ़ना शुरू किया। उतिया ने स्नेहपूर्वक लिखा था कि क्या वह स्वस्थ है। उसने बताया कि वहाँ सब ठीक है और हर कोई अपनी पसंद की चीजों में व्यस्त है। दियोस के पपेट शोज अब पेशेवर स्तर पर पहुंच चुके थे, जबकि सियोलो को अपने दोस्तों के साथ खेलना और सीखना बहुत पसंद था। रेना शांति से अपने दिन किताबें पढ़ने और चीजें बनाने में बिताती थी, और रदन ने अपने बगीचे की देखभाल को नया शौक बना लिया था। एलन के चेहरे पर पत्र पढ़ते हुए एक हल्की, संतुष्ट मुस्कान फैल गई। हर महीने खबरें साझा करने की यह परंपरा अब उसके लिए बहुत परिचित और कीमती बन चुकी थी। हर बार उनका पत्र पाकर उसके दिल में एक गर्माहट भर जाती थी। भले ही उसने उन्हें कभी देखा नहीं था, लेकिन यह जानकर कि वे सब अच्छे से बढ़ रहे हैं, उसके भीतर गहरी शांति और तृप्ति भर जाती थी। उस मुस्कान को वह रोक नहीं पाया। अचानक उसे एहसास हुआ कि वे 5 बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। ईवन ने उसके चेहरे के भावों को पढ़ते हुए कहा कि अब वे समाज में कदम रखने के लिए तैयार है। कुछ तो अनाथालय छोड़ भी चुके हैं। वे वही बच्चे थे जिन्हें एक समय एलन ने बचाने का आदेश दिया था। एलन को एहसास हुआ कि वे 5 अब पहले जैसे छोटे, कमजोर बच्चे नहीं रहे, वे परिपक्व हो चुके हैं। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि अब उन्हें जाने देने का समय आ गया है। ईवन को थोड़ी हैरानी हुई और उसने याद दिलाया कि उसने उन्हें एक ही जगह इसलिए रखा था क्योंकि वे घायल थे। मगर एलन ने शांत स्वर में कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं रही, अब उन्हें स्वतंत्र छोड़ने का समय आ चुका है। उसने सोचा कि उसने उनकी देखभाल इतनी की है कि अब वे कभी डेडली सिंस के रूप में नहीं जागेंगे, और इसी कारण वे अब सुरक्षित है। ईवन ने सहमति में सिर हिलाया, यह कहते हुए कि चूंकि वे सब स्वस्थ है, अब आगे बढ़ने का समय है। एलन का ध्यान फिर मूल खेल की जानकारी की ओर गया। हर बॉस बैटल की एक मोटी रूपरेखा होती थी, जो नरेशन में बताई जाती थी। उतिया के पास टैलेंट ऑफ फेथ था,
दियोस के पास टैलेंट ऑफ द स्वॉर्ड, रीना को पढ़ाई का टैलेंट, सेओरंग में लड़ाकू का टैलेंट और रोदन के पास टैलेंट ऑफ एन अपोस्टल था। अगर वे अपने अपने गुणों को सही दिशा में उपयोग करें तो निश्चित रूप से सफल होंगे। यह सोचकर एलन के भीतर संतोष की भावना भर गई और उसने मन ही मन इसे एक परफेक्ट प्लान घोषित किया। दृढ़ निश्चय के साथ उसने सोचा कि अब उसे उनके लिए कुछ उपहार भी तैयार करने चाहिए। वैसे भी वह उन्हें कुछ देने का इरादा रखता था और अब सही समय था। शाम होते होते उसका दिन का काम पूरा हो गया। ईवन ने अंगड़ाई लेते हुए राहत की सांस ली और कहा कि वह थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है और जल्द लौटेगा। एलन ने हाथ हिलाकर विदा कहा। शांत कार्यालय में अकेला बैठा वह मुस्कराया, यह सोचते हुए कि शायद एक दिन वे सभी भी उसकी तरह कुछ लौटाएंगे जब वे सफल और प्रभावशाली बन जाएंगे। उसका मन कोमल हो उठा जब उसने सोचा कि शायद उसके पत्र उन बच्चों को आत्मविश्वास के साथ दुनिया में कदम रखने की प्रेरणा देंगे। उसी समय एक दूसरे दृश्य में उतिया को एलन का नया पत्र मिला। उसने सबको इकट्ठा किया और घोषणा की कि ऑर्डर्स पहुंच गए हैं। इस बार हालांकि संदेश हर एक को व्यक्तिगत रूप से भेजा गया था। समूह अचानक शांत हो गया, हर कोई अपने पत्र को ध्यान से पढ़ रहा था। जबकि सेओरंग अपनी उत्सुकता नहीं छिपा पाई। उसकी आंखों में चमक थी जब उसने खुशी से अपना पत्र खोला, जो उनके आपस में जुड़े भाग्य के एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दे रहा था।